डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल केपी स्टडी। आज हम लोग इसमें प्रश्नावली 4 कक्षा 12 गणित सारणी को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग पहले सारणी के बारे में जानकारी लेंगे। उसके बाद हम लोग प्रश्नावली को शुरू करेंगे। तो आइए सारणी के बारे में जानकारी लेते हैं कि सारणी होता क्या है या सारणी कैसे बनता है। तो आइए देखते हैं। जो सारणी होता है, सारणी का रूप वर्गाकार होता है। यानी सारणी का रूप कैसा होता है? वर्गाकार। यानी एक वर्ग के आकार का होता है हमारा सारणी। और सारणी में जो है पंक्तियों और स्तंभों की संख्या, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या सदैव बराबर होती है। यानी पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है। तो इसी पंक्ति और स्तंभ की संख्या जो बराबर होती है, इसी पंक्ति और स्तंभ को ही सारणी की कोटि कहते हैं। यानी पंक्तियों की संख्या जो होती है वो स्तंभों की संख्या, यानी पंक्तियों और स्तंभों की संख्या को ही क्या कहते हैं? इसको ही सारणी की कोटि कहते हैं। सारणी की कोटि कहते हैं। अब सारणी की कोटि कहते हैं तो सारणी की जो कोटि होती है वो कोटि दो प्रकार की होती है। एक होती है द्वितीय कोटि की सारणी, यानी द्वितीय कोटि की सारणी, और एक होती है तृतीय कोटि की सारणी। तो द्वितीय कोटि की सारणी क्या होती है? तो आइए हम द्वितीय कोटि की सारणी के बारे में जानकारी लेते हैं। तो जो द्वितीय कोटि की सारणी होती है उसमें, द्वितीय कोटि के सारणी में रो अर्थात पंक्तियों, कॉलम अर्थात स्तंभों दोनों की संख्या सदैव बराबर होगी ही, लेकिन वो संख्या होगी कितनी, इसके आधार पे हम सारणी का निर्माण करते हैं। तो जब द्वितीय कोटि का पढ़ रहे हैं तो इसमें रो की संख्या भी 2 और कॉलम की संख्या भी 2 होनी चाहिए। तो इस तरह की सारणी को द्वितीय कोटि की सारणी कहते हैं। तो आइए हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। जैसे हमने ले लिया कोई अवयव, यानी द्वितीय कोटि की सारणी में यहाँ पे हमने ले लिया, जैसे यहाँ पे 2 और 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। इस तरह से हमने कोई एग्जाम्पल ले लिया। तो ये एग्जाम्पल देखें तो इस तरह से जो क्षैतिज रेखा के रूप में होती है, यानी इस तरह से जब हम क्षैतिज कहते हैं और इस तरह से जो होता है ऊर्ध्वाधर कहते हैं। तो अगर देखें तो ये ऊर्ध्वाधर और ये क्षैतिज, तो जो क्षैतिज वाले रेखा के रूप में हम देखते हैं, इसका नामकरण करेंगे तो इसे हम रो कहते हैं। और इस तरह से ऊर्ध्वाधर ऊपर नीचे के रूप में कहेंगे तो इसे हम कॉलम कहते हैं। यानी इसे हम रो अर्थात कह सकते हैं कि पंक्ति कहते हैं, और इसे कॉलम यानी स्तंभ कहते हैं। ये हमारे रो और कॉलम। अब अगर रो की संख्या देखें तो एक रो ये हो गया और दूसरा रो ये हो गया, यानी रो की संख्या 2 हुई। और कॉलम देखो तो एक कॉलम ये हो और दूसरा कॉलम ये, यानी इसमें रो और कॉलम दोनों बराबर हैं। यानी 2 2 की संख्या में रो और कॉलम है। अगर यहाँ पे सारणी की कोटि लिखेंगे तो कोटि जो होगी, तो कोटि में पहले हम आर को लिखते हैं, उसके बाद में सी को लिखते हैं। तो अगर कोटि देखें तो कोटि यहाँ 2 गुणे 2 के रूप में होगी, अर्थात सारणी की कोटि 2 गुणे 2 के रूप में होगी। तो अगर इस तरह से सारणी में कॉलम की संख्या 2 और रो की संख्या 2, तो इस तरह की जो सारणी होगी उसे द्वितीय कोटि की सारणी कहेंगे। अब आइए हम तृतीय कोटि की सारणी के बारे में जानकारी करते हैं। तो तृतीय कोटि की सारणी में हमारे रो की संख्या भी 3 और कॉलम की संख्या भी 3 होनी चाहिए। तो जैसे तृतीय कोटि में हमने ये एग्जाम्पल ले लिया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से एग्जाम्पल हमने ले लिया। अब देखें तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से एग्जाम्पल के तौर पे लिया। अब देखें तो एक रो ये हो गया, दूसरा रो ये हो गया और तीसरा रो ये हो गया। और कॉलम देखें तो एक कॉलम ये हो गया, दूसरा कॉलम ये हो गया और तीसरा कॉलम ये हो गया। तो यहाँ पे देखें तो रो और कॉलम दोनों बराबर हैं। तो जब रो और कॉलम बराबर हैं तो इसकी अगर कोटि देखें तो इसकी कोटि होगी हमारे 3 गुणे 3 के रूप में, अर्थात इसे हम तृतीय कोटि के सारणी कहेंगे। अब तृतीय कोटि के सारणी को हमने सीख लिया। तो जब भी सारणी का हम विस्तार करते हैं तो सारणी का विस्तार करने के लिए हमें कुछ चिन्हों का यूज करना होता है। तो आइए हम उस चिन्ह का जिक्र करते हैं। वो चिन्ह होते कौन से? अगर सारणी का हमने विस्तार किया तो, अगर सारणी का विस्तार कर रहे हैं यानी सारणी का विस्तार, तो जब भी सारणी का विस्तार करेंगे तो इन चिन्हों का यूज हमें
अगर तृतीय कोटि के सारणिक हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा, क्योंकि हमें मैक्सिमम उसी में इन चिन्हों का प्रयोग करने को मिलता है। और द्वितीय कोटि के सारणिक में हम डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए हम चिन्ह को समझते हैं कि चिन्ह होते क्या हैं। तो चिन्ह होते हमारे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इन चिन्हों को हमें याद रखना है, क्योंकि सारणी का जब भी विस्तार करेंगे तो हमें इन चिन्हों की जरूरत पड़ेगी। तो आइए हम अब सारणी का विस्तार हमने सीख लिया है कि चिन्ह कैसे लगेंगे। अब आइए हम इसमें बारी बारी से हमने जो सारणी के कोड के बारे में जाना, द्वितीय कोड और तृतीय कोड, इन दोनों कोटियों पे कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं, ताकि हमें ये पता चले कि ये कोटियां अगर दी गई हैं तो द्वितीय कोड को कैसे सॉल्व करेंगे और तृतीय कोटि को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए हम एग्जाम्पल लेते हैं। इस द्वितीय कोटि के सारणी को हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हमें दाहिने तरफ से तिर्यक गुणा करना होगा और इसके बाद अगले वाले अर्थात बाएं तरफ से इसमें तिर्यक गुणा करना होगा, लेकिन जो दाहिने तरफ से गुणा करेंगे इसको लिखने के बाद इस वाले को यानी बाएं तरफ से जो गुणा करेंगे इसमें से घटाना होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं हम। इसको लिखेंगे 4 गुणे 2, यहाँ बीच में माइनस लगाएंगे, फिर अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 6 गुणे माइनस 3, इस तरह से। तो 4 दूनी 8, अब ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस का माइनस में गुणा होकर प्लस हो जाएगा, 6 त्रिक 18। अब इसको सॉल्व कर दिया तो 18 और 8 ये 24, ये रहा हमारा आंसर। तो द्वितीय कोटि के सारणी को हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो आइए हम सीखते हैं अब तृतीय कोटि के सारणी को सॉल्व करना। अब तृतीय कोटि के सारणी को सॉल्व करने के लिए जो हमने विस्तार के लिए चिन्हों का यूज पढ़ा है, उसी की सहायता से हम तृतीय कोटि के सारणी का विस्तार करेंगे। ये रहा हमारा तृतीय कोटि का एग्जाम्पल सारणी के रूप में 2 1 3 माइनस 2 2 0 3 1 0। तो हम इसे सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के लिए हमें दो तरीके हैं, या तो हम इसे रो के रूप में लेके सॉल्व करें या तो फिर कॉलम के रूप में। तो रो के रूप में लेंगे तो इस तरह से और कॉलम के रूप में लेंगे तो इस तरह से। अगर हम रो के रूप में इसे सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे कि रो के अनुदिश। अब रो कौन सा है इसका भी नामकरण करेंगे। तो हमने अगर पहला रो लिया है इसे R1 कहेंगे। तो आइए हम विस्तार करते हैं R1 के अनुदिश। R1 के अनुदिश विस्तार करने पर, R1 के अनुदिश विस्तार करने पर, अब हमने R1 के अनुदिश विस्तार किया। तो हम विस्तार करते समय ये ध्यान रखना है कि हमें उस चिन्ह का यूज करना है जो हमने पढ़ा था, प्लस माइनस प्लस, अर्थात यहाँ साइड में लिख भी दे रहे हैं हम प्लस माइनस प्लस, इस चिन्ह का यूज हमें करना है। तो आइए हम विस्तार करते हैं। तो R1 के अनुदिश अगर विस्तार कर रहे हैं तो हमें विस्तार में पहले उस अवयव को लिखना होगा। जैसे हमने R1 के अनुदिश विस्तार किया तो R1 में पहला अवयव है कौन सा उसे लिखेंगे, उसके अनुरूप अर्थात उसके अनुदिश ही उस पूरे रो को छोड़ेंगे और हम जिसमें से अवयव ले रहे हैं उस कॉलम को भी छोड़ देंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे पहला अवयव ये 2 था, यहाँ पे 2 ले लिया हमने। अब 2 के अनुदिश इस तरह से रो के रूप में इस रो को टोटल छोड़ देंगे और कॉलम के रूप में इस कॉलम को छोड़ देंगे। अब बचे हमारे शेष अवयव कितने, 2 0 1 और 0। तो इसे लिखेंगे 2 0 1 और 0। और यहाँ पे चिन्ह जानते हैं कि प्लस होता है, तो यहाँ पे हमने प्लस लिया अर्थात प्लस का यहाँ पे दर्शित नहीं करेंगे। अब अगला चिन्ह क्या लेंगे, माइनस। यहाँ पे 1 है, इसके पहले माइनस लिखेंगे, फिर यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब फिर हम इस सारणी को विस्तार करेंगे। अब हमने देखे तो पहला ही रो है, तो रो हमारा उसी तरह से रहेगा। अब कॉलम हमारा जो छूटेगा, ये दूसरे कॉलम का अवयव 1 था, ये दूसरा कॉलम छूट जाएगा। अब बचे कितने, यहाँ से -2 0, यहाँ से 3 और यहाँ से 0। इसे लिखेंगे -2 0 3 और 0। अब फिर आगे चिन्ह आएगा प्लस, यहाँ पे रखेंगे प्लस। अगला अवयव हमारा कितना है, 3, यहाँ पे लिख दिया हमने 3। अब 3 लिखेंगे तो रो पहला ही है लेकिन कॉलम तीसरा है, इस तीसरे कॉलम के अवयव को छोड़ देंगे। तो बचा कितना हमारा, -2 2 3 और 1। यहाँ से -2 2 3 और 1, इस तरह से बचे हमारे अवयव। अब देखें तो ये हमारे द्वितीय कोटि के रूप में हो गए हैं। अब द्वितीय कोटि का विस्तार हमने सीख ही लिया, तो उसी तरह से विस्तार करेंगे। ये 2 है, इसे 2 लिखेंगे। अब 2 में 0 का गुणा करेंगे 0। अब इसमें से घटाएंगे तो यहाँ से -1 में 0 गुणा करेंगे 0, यहाँ पे -1। अब इसका गुणा करेंगे तो यहाँ से 0, फिर यहाँ से घटाएंगे, यहाँ से 0 गुणा करेंगे तो 0।
प्लस यहाँ पे 3 लिखेंगे। अब इस तरह से 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ से 2 में अगर -1 का गुणा करेंगे तो माइनस का 2, यहाँ से फिर घटाएंगे तो -2 तिहाई अगर देखें तो 6 आ गया। अब ये 0 0 है, टोटल 0 हो जाएगा, अर्थात ये जो 0 हुए हमारे हट जाएंगे। अब यहाँ से देखें तो -6 और -2, तो यहाँ से माइनस का 8 हो जाएगा। इस 3 में गुणा करेंगे तो 8 गुणे यानी माइनस के 8 गुणे 3, तो यहाँ से निकल के आया -24। ये रहा हमारा आंसर। ये तृतीय कोटि के सारणिक हुए हमारे। तृतीय कोटि के सारणिक को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। और यदि इसमें कुछ मान दिए हों, यानी सारणिक में 2 पक्ष दिए हों और हमें कुछ उसमें मान ज्ञात करना है, तो हम इसी तरह से सारणिक को हल करके मान ज्ञात करेंगे। आइए एक एग्जाम्पल के तौर पे हम उसको भी देख लेते हैं। ये रहा हमारा एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पे 5a बराबर 2 1 3 2, तो a का मान ज्ञात कीजिए। इसमें हमें a का मान ज्ञात करना है। तो अब देखें तो ये सारणिक द्वितीय कोटि के सारणिक है, तो इसे हम जैसे सॉल्व कर रहे थे द्वितीय कोटि के सारणिक को, उसी तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ से 2 में 5 का गुणा करेंगे तो 5 गुणे 2, यहाँ से लिखेंगे 5 गुणे 2, यहाँ से घटाते हैं तो -a का a में गुणा करेंगे तो a गुणे a। अब यहाँ पे बराबर का चिन्ह है, बराबर, यहाँ से 2 का 2 में तो 2 गुणे 2, यहाँ से घटाते हैं तो -3 का 1 में गुणा तो 3 गुणे 1। अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो 5 दूनी के 10 -a का a में गुणा होगा तो a स्क्वायर बराबर 2 दूनी के 4 -3 एकम 3। अब यहाँ से देखें तो 4 में से 3 घटेगा तो 1 आएगा, यहाँ से 10 a स्क्वायर बराबर यहाँ से 1 आ गया हमारा। अब हम देखें तो यहाँ पे -a स्क्वायर है और यहाँ पे 10, तो इस 10 को हम इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो यहाँ से बचेगा -a स्क्वायर बराबर 1, ये 10 प्लस में 7, इस तरह आया -10। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे अगले स्टेप में तो -a स्क्वायर बराबर 1 में से 10 घटेगा तो यहाँ पे 9 आएगा, लेकिन इसमें बड़ा कौन सा संख्या है, 10 बड़ा है, तो 10 के आगे चिन्ह माइनस है तो यहाँ से माइनस आएगा। तो ये माइनस से हमारा माइनस कट गया। अब यहाँ से a ज्ञात करना है तो a बराबर अगर निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा करड़ी में 9। अब a बराबर यहाँ पे प्लस माइनस भी होगा, सॉरी, तो यहाँ से a बराबर प्लस माइनस, यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा +- 3। ये रहा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। इसी तरह से अब हमने इसके बारे में जानकारी ले ली है, अध्याय के बारे में। अब हम प्रश्नावली को शुरू करेंगे, तो अपने अगले वीडियो में हम प्रश्नावली को शुरू करने वाले हैं। यदि आप लोगों को समझ में आया तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।